आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारा खास शो आपकी बात। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। फौज गाड़ियों का इंतजार करती रही और गुजरात फसादात में जलता रहा। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह ने अपनी किताब में लिखा है, 1 मार्च को देर रात 2 बजे मैं गुजरात के उस वक्त के वजीर आला नरेंद्र मोदी के घर पहुंचा। वहां वजीर दिफा जॉर्ज फर्नांडिस को देखकर थोड़ी राहत मिली। वो दोनों लोग डिनर कर रहे थे और मुझे भी ऑफर किया। मैं डिनर कर फौरन वहां से निकल गया। मेरे पास गुजरात का एक टूरिस्ट मैप था और उन जगहों की जानकारी मैंने जुटाई जहां हालात ज्यादा खराब थे। मैंने ऑफिसर को उन सामान की लिस्ट भी दी जिसकी फौज को फौरन जरूरत थी। मैं वापस लौट आया और सुबह 7 बजे तक 3000 जवान पहुंच गए थे, लेकिन ट्रांसपोर्ट का कोई निजाम नहीं था। ऐसे वक्त में जब जवान कुछ जाने बचा सकते थे, मजबूरी में वो कुछ नहीं कर सके। अगले दिन हमें जरूरत की चीजें मिली, तब तक सड़क के रास्ते हमारे और जवान भी आ गए थे। एक रात और एक पूरा दिन गुजारने के बाद हमें अंदर जाने की इजाजत मिली। पुलिस और होम गार्ड्स भी एक तरफा कार्रवाई कर रहे थे, जैसा उन्हें ऐसा करने की पूरी छूट दी गई थी। – 2002 गुजरात फिरकावाराना फसादात के दौरान उस वक्त के वजीर आला नरेंद्र मोदी ने अगर सही वक्त पर सही कदम उठाए होते तो मरने वालों की तादाद कम हो सकती थी। फसादात को बढ़ने से रोका जा सकता था। सरकार चाहती तो 24 घंटे पहले फसादात रुक सकते थे। ये दावा किया है 2002 के गुजरात फसादात के वक्त फौज की कमान संभाल रहे जनरल जमीरुद्दीन शाह ने अपनी किताब द सरकारी मुसलमान में। फौज के दस्ते की लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह कयादत कर रहे थे। 28 फरवरी को फौज अहमदाबाद हवाई स्टेशन पर पहुंच गई थी। यहां से लोकल पुलिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और गाड़ियों की जरूरत थी। 24 घंटे के इंतजार के बाद ये मदद मिली। ये भी देखने को मिला कि लोकल पुलिस एक फरीक की हिमायत कर रही थी। ऐसा गुजरात ही नहीं, देश भर में जहां भी फसादात होते हैं पुलिस करती है, ये कहना है जमीरुद्दीन शाह का। जो लॉजिस्टिक सपोर्ट हमें मिलना चाहिए था, जिस रात को हम उतरे हैं एयरफील्ड पे, वो नहीं था। यानी 28 फरवरी और 1 मार्च को लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है खाली 2 तारीख की सुबह को हमें मिला। तो 24 घंटे जो है हम लोग एयरफील्ड पे रहे, कुछ कार्रवाई नहीं कर पाए। अगर हमें मिल जाता तो हम 48 घंटे में हमने दंगे फसाद जो है रोक दिए, तो 24 घंटे और लगते हम दंगे फसाद बंद कर सकते। जनरल शाह ने इस किताब में अपनी जिंदगी के तमाम अहम तर्जुबात का जिक्र किया है। जब वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे तो उन्होंने बताया कि किस तरह से एएमयू के साथ तफरीक होती है। दूसरी यूनिवर्सिटी के मुकाबले उसे कम ग्रांट मिलती है। इसके साथ साथ उन्होंने एचआरडी मिनिस्टर रही स्मृति ईरानी के जरिए उनके साथ की गई बदसलूकी का भी जिक्र किया है। उनके कान तो पहले ही भर दिए गए थे। जो जैसे मैंने आपको बताया, एक्स एमपी साहब थे, उनको वो बहुत इज्जत करती थी, उनकी बात सुनती थी। तो जब मेरी पहली मीटिंग हुई तो उनके कान तो ऑलरेडी भरे हुए थे। उन्होंने डिसीजन ले लिया था कि बिल्कुल निकम्मा वीसी है, उनका ये ख्याल था। और उसके बाद कभी उन्होंने मुझे मौका नहीं दिया उनसे मिलने के लिए। हमेशा ये कहा कि आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बराबर की यूनिवर्सिटी है, मैं उनका ग्रांट दुगना क्यों है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो जामिया है वो 1/3 1 तिहाई उनकी नफरी है, तो उनको एएमयू से ज़्यादा ग्रांट क्यों मिलता है। तो इसी मगर किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया इसका। किताब के लॉन्च से पहले ही किताब काफी चर्चा में है। 13 अक्टूबर को इस किताब का रस्म इजरा साबिक सदर जमहूरिया हामिद अंसारी करेंगे। हालांकि किताब के लॉन्च के वक्त को लेकर और नाम को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर 16 साल के बाद जमीर साहब का ज़मीर क्यों जागा है। आखिर उन्होंने ये तमाम बातें उस वक्त क्यों नहीं कही। ऐसे दौर में जब मुल्क हसास दौर से गुजर रहा है, क्या बेहतर नहीं होता कि मुस्बत कदम उठाए जाते ताकि बढ़ती दूरियों को कम किया जाए। 2002 फसादात मामला दोबारा उठने से सिर्फ जख्म हरे ही होंगे, इससे किसी नतीजे पर पहुंचा नहीं जा सकता। जो मामला पानी की तरह साफ है, आखिर उसे बार बार उठाकर क्या हासिल करने की कोशिश की जा रही है। अब ये देखना काफी अहम होगा कि किताब के सामने आने के बाद किस तरह के रद्द अमल सामने आते हैं। शुएब रजा के साथ बुशरा खानम की रिपोर्ट, जी सलाम।
और हमारे साथ खुद जमीरुद्दीन शाह साहब सीधा जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। जमीरुद्दीन शाह साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका जी सलाम में। जी जय हिंद। मेरा नाम लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह है। जी लेफ्टिनेंट जनरल साहब, मुझे आप ये बताइए कि इससे पहले मैं आपकी किताब के बारे में सवाल पूछूं और तफसीली गुफ्तगू हमारी शुरू हो, लोग वक्त को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आप ये बताइए कि यही वक्त क्यों आपने चुना किताब की लॉन्च के लिए? देखिए, मैं 2008 में फौज तक था, फौज में था। उसके बाद 3 साल मैं आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल में रहा और फिर 5 साल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। मुझे सांस लेने का मौका तक नहीं मिला। मैंने जो है अपनी जिम्मेदारी जो है यूनिवर्सिटी की मई 2017 में दी थी नए वीसी को। उसके बाद मुझे 1 साल मौका मिला इस किताब लिखने का। इसमें कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है। आप अगर समझती हैं कि पॉलिटिकल वजह से ये किताब लिखी जा रही है, गलत फहमी है आपको। यही मौका था 1 साल का जब मैंने किताब लिखी। जी, इसका नाम 10 सरकारी मुसलमान, इसके पीछे की वजूहात क्या है? ये नाम क्यों चुना? क्योंकि काफी टेकी नाम है और लोग इसके बारे में भी पूछ रहे हैं कि आखिर यही नाम क्यों, इसके पीछे की वजूहात क्या है? देखिए, मेरे वालिद जो थे, जब मैं बच्चा था तो उनको लोग कहते थे सरकारी मुसलमान, क्योंकि वो एक ऐसे ओहदे पे थे अजमेर शरीफ में जहां वो एडमिनिस्ट्रेशन के जिम्मेदार थे। तो जब वो अपॉइंट हुए और उन्होंने कड़े कुछ कदम लिए तो लोगों को पसंद नहीं आया और कहने लगे कि शाह साहब तो सरकारी मुसलमान हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट का एजेंडा जो है आगे कर रहे हैं। जब मैं सेकंड लेफ्टिनेंट था तो मुझे मसूरी में कुछ घुड़सवार मिले जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के राइडिंग टीम में थे। मैंने कोशिश की उनको बतलाने के लिए फौज के बारे में कितनी इज्जत मिलती है और कितना अच्छा फौजी जिंदगी है, और ये भी मैंने कहा कि हमें घुड़सवारों की ज़रूरत है। मेरे खिताब के बाद जब मैंने पूछा कि कौन कौन फौज में जाएगा तो एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ। वो सब कहने लगे, जनाब आप तो सरकारी मुसलमान हैं, यानी आप गवर्नमेंट के पिट्ठू हैं। तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट जो हैं वो जो अपना सही रास्ता इख्तियार करते हैं उनका नाम होता है द सरकारी मुसलमान। जी, तो आप ये बताइए कि लेफ्टिनेंट जनरल रहते हुए, फौज में रहते हुए और एएमयू के वाइस चांसलर रहते हुए कभी आपने सरकारी मुसलमान की तरह कभी आपने बिहेव किया? कभी आपको लगा कि आपके ऊपर भी ये तमगा लग सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ना मैं सरकारी मुसलमान रहा और मैं बिल्कुल ये टाइटल जो है, ये खिताब बिल्कुल नापसंद है मुझे। मैं बिल्कुल सरकारी मुसलमान कभी नहीं रहा। जी, आपने अपनी किताब में लिखा है कि 2002 गुजरात फिरका वाराना फसादात के दौरान उस वक्त के वजीर आला नरेंद्र मोदी ने अगर सही वक्त पर सही कदम उठाए होते तो मरने वालों की तादाद कम हो सकती थी और ये फसादात जो है वो 24 घंटे पहले ही रुक जाते। आखिर आपने ये बात क्यों कही है और वो पूरा इंसिडेंट अगर आप हमें बता पाएं कि जब आप यहाँ से गुजरात पहुंचे थे तो क्या हुआ था और क्यों नहीं आपको अंदर जाने दिया गया था और क्यों आपको इतना लंबा इंतजार करना पड़ा था? देखिए, पहली बार मैं कहना चाहता हूं कि मैंने कोई नाम नहीं लिए, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया। खाली मैंने कहा है ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था। एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था क्योंकि जिस रफ्तार से हमारा डिवीजन जो है वो जोधपुर से अहमदाबाद लाया गया, उसी रफ्तार से हमें लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं मिली। चीफ सेक्रेटरी जिनको हमें एयरपोर्ट पे मिलना चाहिए था, जो हमें रिसेप्शन पे आते, वो नहीं मिले। खाली एक जो डिप्टी जीओसी थे होल्डिंग फॉर्मेशन के, वो मिले। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी ऑफिशियल नहीं था। और जब मैंने चीफ सेक्रेटरी का टेलीफोन मांगा तो मुझे बतलाया गया कि वो विदेश हैं,
कहीं फॉरेन ट्रिप पे गए हैं। और फिर मैंने ऑफिशिएटिंग सेक्रेटरी का नंबर लिया, कोशिश की कि उनसे बात हो, मगर वो बिल्कुल उन्होंने रिस्पांस नहीं दिया। तो उसके बाद मैंने सोचा कि सबसे अच्छा तरीका जो है वो चीफ मिनिस्टर से जाके मिलूं। बहुत अच्छी बात है कि मैं अपनी गाड़ी अपने साथ ले गया था हवाई जहाज में। मैंने गाइड का इस्तेमाल किया और मैं तकरीबन एक मार्च को तकरीबन सुबह के 2 बजे वहां उनके घर पहुंचा। वहां रक्षा मंत्री जो थे मिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस, वो भी थे। मैंने उनको बतलाया कि फौज अभी आ रही है, मगर जो गाड़ियां थी वो नहीं मिली हैं, जो नक्शे हैं वो भी नहीं मिले हैं, जो मैजिस्ट्रेट्स और पुलिस गाइड्स हैं वो भी नहीं हैं, और हमें कम्युनिकेशन की जरूरत है क्योंकि फौज के रेडियो सेट जो है बिल्डिंग्स के हाई राइज बिल्डिंग्स में कामयाब नहीं होते। तो उन्होंने कहा कि जरूर बंदोबस्त हो जाएगा। फिर एक टूरिस्ट नक्शे पर हम लोगों ने जो दंगों के लोकेशंस थे वो निशान लगाए वहां, और फिर मैं एयरफील्ड वापस गया क्योंकि हवाई जहाज आ रहे थे। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि तकरीबन 60 एयरफोर्स की फ्लाइट्स ने 6 बटालियन यानी 24 कंपनी जो है वहां सुबह एक तारीख को तकरीबन 5 या 6 बजे तक लैंड की। उसके बाद हम इंतजार करते रहे। खाली रक्षा मंत्री हमसे मिलने आए तकरीबन 10 बजे। उन्होंने सब जवानों से बात की और कहा कि एकदम दंगे फसाद रोकना चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा कि कोई तरफदारी नहीं होगी किसी के साथ। सब ने इसका इस्तकबाल किया और हम इंतजार करते रहे। अगली सुबह यानी 2 मार्च को गाड़ियां, पुलिस मैजिस्ट्रेट और पुलिस गार्ड आए। जी, यानी कि आप 28 फरवरी को वहां पहुंचे थे। 1 और 2 यानी कि आपको तकरीबन एक रात और एक पूरा दिन का आपको इंतजार करना पड़ा, और उसके बाद ही आप आगे बढ़े। आप इस तमाम लापरवाही के लिए और इन तमाम चीजों के लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? और जब आप वहां पर पहुंचे थे, तो जब आप सिटी में एंटर हुए थे और जब आपको ये वक्त मिल गया कि आप वाकई में फसादात को रोक पाएं, वहां पर कार्रवाई कर पाएं, उस वक्त आपने क्या देखा था? देखिए, मैं जिम्मेदारी जो है बिल्कुल पॉइंट आउट नहीं करना चाहता। मैं खाली यही बतलाना चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था। कोई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का ओहदेदार अगर मिलता तो बिल्कुल ठीक रहता। हाँ, एक डीजी पुलिस थे, वो लाइजन ऑफिसर चुने गए थे हमारी फॉर्मेशन के साथ। उनके जरिए मैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तालमेल जारी मैंने रखी। जब मैं चीफ मिनिस्टर साहब के पास गया उस रात को, यानी तकरीबन 1 बजे या 2 बजे के बीच में, तो मैंने देखा कि दंगे फसाद हो रहे हैं। भीड़ जो है वो माइनॉरिटीज के घरों को घेरी हुई है, और पुलिस जो है बिल्कुल खड़ी हुई है और कोई कोशिश नहीं कर रही कि किसी को बचाए। यही जो है साइट, जब हम 2 तारीख को अंदर गए शहर के अंदर, दिन का टाइम था, तो यही हमने देखा। जब हमने फायर खोला दंगेबाजों पे, तब वो समझे कि फौज आ गई है और फौज कड़ी कार्रवाई करेगी। उससे जो है भीड़ जो है भाग गए, और 48 घंटों में हमने पूरे सिचुएशन पे काबू पा लिया। जी, जमीर साहब, लेफ्टिनेंट जनरल साहब, मैं आपसे और भी पहलू हैं आपकी किताब के, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं एमयू को लेकर, और उस वक्त क्या कुछ हुआ उसको लेकर भी मैं आपसे बात करूंगी। और आज हम बात कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह साहब से, क्योंकि उनकी किताब द सरकारी मुसलमान लॉन्च होने से पहले ही काफी चर्चा में है, और उसके कुछ पॉइंट्स हैं जिसको लेकर कुछ ज्यादा ही बात हो रही है। हमारे साथ लगातार वो हमारे इस प्रोग्राम में बने हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह साहब, मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, क्योंकि आप वहां के वाइस चांसलर रह चुके हैं, आपको तमाम चीजें पता हैं, मुस्लिम वर्ड जो उसके साथ लगा हुआ है, क्या इस वजह से उसके साथ
तफरीक की जाती है, जिस तरह से आपने जिक्र भी किया है और आज आपने हमारे चैनल को इंटरव्यू दिया था, उसमें भी आपने बताया था कि किस तरह से बीएचयू को इससे दुगना फंड दिया जाता है, जबकि ये दोनों ही यूनिवर्सिटी एक ही मयार की हैं। बिल्कुल, ये मैं हर सरकार से यही बात कहता हूं। जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो मैंने यही पॉइंट आउट किया था कि बीएचयू और एएमयू बराबर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका जो है ग्रांट दुगना है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, और जामिया मिलिया जो कि 1/3 साइज की हैं, उनका जो ग्रांट है एएमयू से ज़्यादा है, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने कांग्रेस गवर्नमेंट को अपने जो रिजर्वेशन बतलाए थे, उन्होंने एक शख्स को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया था। मैंने बतलाया कि इस शख्स को नहीं नॉमिनेट कीजिए, उसके बावजूद उसको नॉमिनेट किया गया और मेरा खत जो है मेरे ख्याल से उसको दिखलाया गया। यही स्थिति जो है जारी रही जब गवर्नमेंट बदली हुई और वही रहा। इसके बाद इस गवर्नमेंट ने जो 3 सेंटर्स हैं उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट यूनिवर्सिटी को नहीं दिया। आपने इन बातों को रखा कभी, और ये भी बात सामने आई है कि जब उस वक्त एचआरडी मिनिस्टर, जब आप वाइस चांसलर से एमयू के, तब आप उनसे मिलने के लिए भी गए थे, लेकिन उन्होंने कुछ आपके साथ बदसलूकी की, उस तरह का रवैया इख्तियार नहीं किया जो एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के साथ किया जाना था। आप इससे पीछे की वजह क्या देखते हैं कि आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, इसलिए आपके साथ ऐसा किया गया, या फिर आपको इसके पीछे की वजह कुछ और लगी? देखिए, उनके कान पहले ही जिन शख्स की मैं बात कर रहा हूं, जिनकी वो बहुत इज्जत करती थी, वो भर दिए गए थे। और मेरे ख्याल से उनको पहले ही ये इरादा था कि ऐसा सलूक मेरे साथ करना। इसी वजह से मेरे ख्याल से लोकेशन जो है कॉन्फ्रेंस का वो बदली हो गया। मुझे बतलाया गया था उनके ऑफिस में, और जब मैं वहां पहुंचा 15 मिनट पहले तो मुझे बतलाया गया कि नहीं, अभी जो है कॉन्फ्रेंस जो है उनके रेजिडेंस में है। तो मैं रेजिडेंस तो लेट हो गया। उन्होंने, चीफ मिनिस्टर केरला ने एक आदमी छोड़ा था बाहर जो कि मुझे अंदर ले गया। तो मेरे ख्याल से जो लोकेशन है वो जान के बदली किया गया ताकि ऐसा सलूक मेरे साथ किया जाए। अगर ऑफिस में होता तो ऐसा सलूक नामुमकिन होता। जी, एक बहुत वाजिब सवाल जो बहुत सारे लोगों के जहन में भी है और हमारे जहन में भी है, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसे दौर में जब मुल्क जो है एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, जहां पर आप ये देख रहे हैं कि 2 तबकों में एक तरह से खाई बन रही है या इस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है, आपकी किताब ऐसे वक्त में आई है जहां पर हम गुजरात 2002 की बात कर रहे हैं, जिससे जख्म सिर्फ हरे होंगे, मुसलमानों को इससे कुछ मिलने जाना नहीं है। आपको नहीं लगता कि इसके अलावा कोई मुस्बत कदम उठाए जाने चाहिए थे ताकि दोनों के बीच की दीवार जो है, जो खाई बन रही है, उसको पाटा जाता, कुछ और बेहतर चीज की जाती? क्या आपको नहीं लगता इसकी किताब के आने के बाद लोगों के जख्म और हरे होंगे और हो सकता है कुछ लोगों के लिए परेशानी भी खड़ी हो जाए? बिल्कुल, आपका ख्यालात बिल्कुल गलत है। अगर आप किताब पढ़ेंगी तो आपको ये महसूस होगा कि मैंने एमिटी, यूनिटी ऑफ द कंट्री की बात की है और मुसलमानों को बतलाया है कि उनका आगे बढ़ने का जरिया जो है, जो रास्ता है, वो खाली इल्म से होगा। मेरे ख्याल से बिल्कुल जो है ये जो किताब जो है ये बिल्कुल टेंशन नहीं करेगी। ये खाली मेरी जिंदगी का एक कहानी है और बिल्कुल आपके ख्यालात इस पे गलत हैं। तो आपको लग रहा है कि पूरी किताब का सिर्फ जो एक ऐसा हिस्सा है जिसको हेडिंग्स बनाया जा सके, जिससे अटेंशन ड्रॉ की जा सके, वो किया जा रहा है फिलहाल, लेकिन अंदर किताब में कुछ और ही है। अंदर किताब में यूनिटी की बात है, मुल्क की बात है, आपके तमाम जो जिंदगी के तजुर्बात रहे हैं अब तक के, उन सब की बात है। बिल्कुल, देखिए, गुजरात के बारे में तो खाली आधा चैप्टर है, बाकी मैंने अपनी जिंदगी के बारे में बतलाया है, सन 71 की लड़ाई के बारे में बतलाया है और एएमयू में एक्सपीरियंस था वहां की बात की है। जब मैं फॉरेन सर्विस पे डेपुटेशन पे था एज डिफेंस अटैचे, उसके बारे में बात की है। तो और बतलाया है कि फौज की जिंदगी कैसे होती है। देखिए, मकसद मेरा किताब का ये था कि जो है यूथ को मोटिवेट करूं कि ताकि अच्छे
जो है नौजवान फौज में आए, यही मेरा मकसद था। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में समझाना था। लोगों को बहुत गलत फहमी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में। सब समझते हैं कि ये एक मदरसा है, ग्लोरिफाइड मदरसा। मैंने यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत लिखा हुआ है। मैंने ये समझाया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक मॉडर्न सेकुलर यूनिवर्सिटी है। उसमें जो है एडमिशंस रिलीजियस बेस्ड नहीं है, मजहब पे एडमिशन नहीं मिलते। तो लोग मेरे से पूछते हैं कि वहां ज्यादा मुस्लिम स्टूडेंट्स क्यों हैं। तो मैं समझाता हूं कि यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जैसे अरबी, फारसी, उर्दू, कुरानिक स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज, उसमें नॉन मुस्लिम्स आते ही नहीं। तो इसी वजह से यूनिवर्सिटी का रेशियो ज्यादा मुसलमानों का है। हाँ, जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जैसे मेडिसिन, इंजीनियरिंग, उसमें तकरीबन मेरिट पे एडमिशन हो, सार कोर्स पे मेरिट में होते हैं, तो तकरीबन रेशियो 50-50 रहता है। तो और मैं भी ये भी बताना चाहता हूं कि और मैं आपसे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि सबसे साफ और सुथरी यूनिवर्सिटी आप कहीं भी हिंदुस्तान में नहीं देखेंगे। यूनिवर्सिटी को की रैंकिंग जो है इंटरनेशनल रैंकिंग एजेंसीज में टॉप स्लॉट मिला हुआ है कई सालों से। जब मैंने 2016-17 की रैंकिंग्स में टाइम्स हाई एजुकेशन ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को नंबर 1 जगह पर रखा है। तो ये मॉडर्न सेकुलर यूनिवर्सिटी है। इसके बारे में काफी मेरे पास वक्त की बहुत कमी है, इसलिए मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। और लोगों को इंतजार है आपकी किताब का, क्योंकि आपकी किताब पे आने से पहले ही सुर्खियां बटोर चुकी है और लोगों में बहुत सारे खदशात भी हैं इसको लेकर। देखना ये होगा किताब आने के बाद क्या कुछ सामने निकल कर आता है। लेकिन सवाल टाइमिंग्स को लेकर जरूर उठ रहे हैं कि आखिर इसी वक्त में इस किताब को क्यों लाया गया है और क्यों 16 साल के बाद ये तमाम चीजें लोगों के सामने रखी गई हैं। इससे पहले क्यों नहीं ये तमाम बातें उन्होंने बताई। इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही।